देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास डेफिनेशन है क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। तो बेटा हमारे पास देखें, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टडी को, और प्लस बेटा जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं और कुछ टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इन केमिकल कंपोनेंट्स को और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो इसे बेटा हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो देखिए बेटा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री या जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हवाले से? देखिए, अगर आपने एनाटॉमी समझनी है किसी चीज़ की, मतलब अपने इंटरनल ग्रास स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर की एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कि हमारे पास अगर एक सेल है, आप सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने लगे हैं, ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर भी बेसिकली माइक्रो और पैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो उसे बना रहे होते हैं। इसी तरह आपने फिजियोलॉजी को पढ़ना है। फिजियोलॉजी का मतलब आपने किसी नॉर्मल प्रोसेस को, जैसे कि अगर मैं कहूँ रेस्पिरेशन को आपने स्टडी करना है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है। तो अगर इस प्रोसेस को आप पढ़ना चाहते हैं तो तब भी आपको बायोकेमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह फार्माकोलॉजी है कि ड्रग्स का आपकी बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन है, आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, किस तरह ड्रग्स जाकर उनकी इंटर कन्वर्जन होती है, ठीक है, कैसे वो टॉक्सिक से डिटॉक्सिफाइड होती हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का ग्राउंड जो नॉलेज है उनका होना ज़रूरी है बेटा। इसी तरह बेटा आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री आपकी हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मसल डाइजेशन हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सारे वो प्रोसेस हैं जिनको अगर समझना है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का और उनके रिएक्शंस का पता होना बेटा ज़रूरी है। ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास हम बात कर रहे थे बार बार बायो मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ये बात हमें समझना पड़ेगी। तो देखिए बेटा हमारे पास नेचुरली जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो टोटल 92 हैं। अब देखिए अक्सर पंजाब बुक के अंदर एक बात वो डायरेक्ट कह देता है कि हमारे पास दोज एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू फॉर्म ह्यूमन मेकअप, ठीक है, जो हमारे पास ह्यूमन को बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं, वो हमारे पास 16 है, ठीक है। तो लेकिन बेटा फेडरल के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी गई है कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, जिन्हें हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं, उनकी तादाद जो बेटा है वो हमारे पास कितनी है? 25 है। तो 92 में से 25 बेटा इंसान नहीं बल्कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कितने बेटा? 25। अब देखिए उन 25 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं दैट आर गोइंग टू फॉर्म ह्यूमन, जो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बायो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 16 है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आउट ऑफ 92 25 आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन बायो एलिमेंट्स, इन्हें हम दो मजीद कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक बेटा हमारे पास है मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरे आपके पास है जी माइनर बायो एलिमेंट्स। तो देखिए टोटल 16 हैं, इनमें से जो 6 हैं वो मेजर हैं और 10 आपके पास क्या बेटा? माइनर। जो ज़्यादा होता है उसे मेजर कहते हैं, जिनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, और जो कम मिकदार में मौजूद है उन्हें माइनर कहते हैं। देखें अब जो मेजर 6 बायो एलिमेंट्स हैं इंसान में, वो इंसान की बॉडी का लिविंग जो मैस है वो 99% बना रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा, बार बार MCQs फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स देयर आर 16 मेजर बायो एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू फॉर्म 99% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो माइनर 10 बायो एलिमेंट्स हैं उसमें से जो हमारे पास 10 है वो टोटल बॉडी का 1% बना रहे हैं। तो 6 बना रहे हैं 99, और जो 10 माइनर एलिमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म 1% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी। अब देखिए प्रोपोर्शन आपने लाजमी तौर पर याद करनी है, ठीक है, क्योंकि फेडरल के अंदर ये गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम, अब शुरू से अगर आप MD कैट को भी देख लेते हैं तो शुरू से जो MCQs बैंक बनता चला आ रहा है, या तो इंडियन, ठीक है, नीट से उठा लेते हैं या फेडरल से उठा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को शो करने के लिए बेटा कि आपका जो MD कैट है वो थोड़ा कंसेप्चुअल है।
तो देखिए बेटा हमारे पास ऑक्सीजन 65% मौजूद है मेजर में, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ठीक है बेटा, ये आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट अगर माइनर बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं दैट आर गोइंग टू फॉर्म 1% ऑफ योर बॉडी, तो उसमें से पोटाशियम है जी 0.35%। ये बार बार याद करेंगे तो आसानी के साथ आप लोगों को भी याद हो जाएगा। पोटाशियम 0.35% है, सल्फर बेटा जो बना रहे हैं वो 0.25। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन NaCl से याद रखने, जहां सोडियम होते हैं वहां क्लोरीन होती है, तो सोडियम कितने परसेंटेज है 0.15, तो क्लोराइड को भी कितना होना चाहिए 0.15%। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है बेटा 0.05%, और आयरन कितने हैं 0.004%। देखिए मैग्नीशियम में पॉइंट के बाद 10 है, ठीक है, आयरन के अंदर आपने याद रखना है 2 हैं, ठीक है, 0.004%। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास 4 हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनकी अमाउंट को हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, तो वो है कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। तो कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन आर योर ट्रेस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो देखिए ये टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के 100% मास को बना रहे हैं। 6 99%, 10 जो माइनर है दैट आर गोइंग टू फॉर्म 1% ऑफ योर बॉडी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स की, सॉरी, तो अब देखिए बेटा हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बनते हैं बेटा, बायो एलिमेंट्स से। आपने ये बात, ठीक है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के अंदर ये बात आपने डिस्कस की हुई है कि अगर बेटा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली तौर पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो वो जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोई एलिमेंट आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगा जी, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो आपस में एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं बेटा, जो बेसिकली हमारे पास स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल फॉर्म में बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल की, जिसे हम कंपाउंड का नाम भी देते हैं, तो देखिए बेटा हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब देखें हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, बायो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए माइक्रो हमारे पास वर्ड डिनोट करता है, ठीक है, लो को, ठीक है, स्मॉल को, तो दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या जी कम है, उन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। और मैक्रो मतलब बड़ा, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा ज्यादा है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। देखिए बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और इस जैसे और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट्स कम है, उनको हम एग्जांपल के तौर पर इंक्लूड करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। और अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो स्टार्च हाई मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जिसको बना रहे होते हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि ऑर्गेनिक नेचर है या इनऑर्गेनिक है, तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन के साथ जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंटली क्या हो बेटा, बॉन्डेड हो। अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच डोंट हैव कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड नहीं है बेटा, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाती है, लिपिड्स आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड, दे आर ऑल एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिनमें एसिड, बेस और सॉल्ट आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिक भी हमारी बॉडी को बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है, जो हमने इस फर्स्ट चैप्टर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है, थोड़ा डिस्क्राइब करना है इन्हें। तो देखिए मोनोमर क्या होता है जी, मोनोमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, मोनोमर सिर्फ उस चीज को कहेंगे जो सेम ही कैटेगरी, सेम ही नेचर के मॉलिक्यूल्स हों और वो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर बना दें, उसे हम क्या नाम देंगे, मोनोमर का
तो मोनोमर हमारे पास रिपीटिंग यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज का बेटा, हमारे पास पॉलीमर्स का। अब ये मोनोमर्स जो कि सेम नेचर के होते हैं, ठीक है, सेम टाइप के होते हैं, सेम ही मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं बेटा, सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं, हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे कि पॉलीमर की फॉर्मेशन जो हमारे पास एक प्रोसेस है पॉलीमर की फॉर्मेशन का, उससे बेटा हम नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, या उसे कंडेंसेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, या उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। उसमें हम आपने एक याद रख लेना है, जब आप छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम ये चीज़ें आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि बड़ी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो अब देखिए हमारे पास मोनोमर हमने पढ़ लिया कि जो रिपीटिंग यूनिट है। पॉलीमर की अगर बात करते हैं तो पॉलीमर बेटा आपके पास क्या है, तो पॉलीमर बेटा बेसिकली आपके पास एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर, जो बेसिकली मोनोमर की कंडेंसेशन से बनता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि पॉलीमर की फॉर्मेशन को जो प्रोसेस है उसे कंडेंसेशन सिंथेसिस या बेटा हम उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो देखिए पॉलीमर इज अ लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर। अब देखिए बेटा हमारे पास जो मोनोमर्स हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर इन्हें इनकोड कर दी है। तो ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च या ग्लाइकोजन बनाते हैं, जो बेसिकली हमारे पास क्या जी, पॉलीमर है। अमीनो एसिड एक छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो आपस में कंबाइन होकर, ठीक है, क्या बनाता है जी, पॉलीमर प्रोटीन बनाता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डिफरेंट तरह के हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, ये आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए और आरएनए। अब देखिए यहाँ मैं एक एमसीक्यूज की मदद से मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास, आपने उस चीज को फाइंड करना है जो कि पॉलीमर नहीं है। नंबर 1 बेटा आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज स्टार्च, नंबर 2 बेटा आपके पास है प्रोटीन, नंबर 3 चार्ली ऑप्शन है लिपिड एंड डेल्टा है नन ऑफ द अबव। तो बेटा आपने मुझे ये बताना है कि हमारे पास इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बेसिकली रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर या सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से नहीं मिलकर बनता। तो देखिए अगर स्टार्च को देखें तो इसमें ग्लूकोज है, प्रोटीन को देखें तो अमीनो एसिड्स हैं, सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स हैं। लिपिड्स को देखते हैं, ठीक है, जिसमें आमतौर पर फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए हमारे पास जो लिपिड्स हैं इसे सेम नेचर के मॉलिक्यूल नहीं मिलकर बना रहे होते, ठीक है, ये हेटेरोजेनियस कंपाउंड है बेटा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लिपिड को हम मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल इसे मिलकर बना रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, लेकिन लिपिड्स को बेटा आप कभी भी पॉलीमर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा पॉलीमर? क्योंकि जो फैट, ऑयल या लिपिड है ये 2 डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर देखें अगर फैट की बात करें तो इसके अंदर आपको बेटा ग्लिसरॉल भी नजर आएगा और इसमें साथ बेटा आपको फैटी एसिड्स भी नजर आएंगे। एंड यू नो दैट ग्लिसरॉल अल्कोहल और फैटी एसिड एसिड है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिलते हैं तो देन जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, चाहे बड़ा हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, तो आप उसे कभी भी पॉलीमर का नाम नहीं दे सकते। पॉलीमर हमेशा वही होगा जो हमारे पास सेम नेचर या सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता हो, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने यहाँ एक नोट के फॉर्म में, ठीक है, इस एमसीक्यूज को क्लियर कर दिया है कि एवरी मैक्रो मॉलिक्यूल, हर बड़ा मॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो पॉलीमर हो, लेकिन फिर मैंने लिखा है कि बट एवरी पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन हाँ हर पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल जरूर होगा, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जैसे कि स्टार्च भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, अभी हमने एग्जांपल कोड की थी, ठीक है, तो वो पॉलीमर भी है क्योंकि वो सेम नेचर के मॉलिक्यूल से मिलकर बने। इसी तरह बेटा हमारे पास देखें, हमारे पास जो लिपिड है वो भी तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, सेम नेचर के मॉलिक्यूल से नहीं मिलकर बना, तो उससे हम बेटा उस मैक्रो मॉलिक्यूल को पॉलीमर का नाम नहीं दे रहे। तो हर जो पॉलीमर है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन हर मैक्रो मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर का नाम नहीं दे सकते। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन सिंथेसिस। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है बेटा। देखें डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखें कंडेंसेशन सिंथेसिस का मतलब क्या है? देखें कंडेंसेशन सिंथेसिस का मतलब है 2 चीजें आपस में मिलें और उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए। तो देखिए माने ये 2 हमारे पास मोनोमर्स हैं, ठीक है, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, जब इनका रिएक्शन होगा बेटा,
ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल डोनेट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन। तो अगर बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल से OH रिमूव होता है, दूसरे से H, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ से रिमूव, और जो दो चीजें जिन्होंने डोनेट किया उन दोनों के दरमियान बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर दो चीजें रिएक्ट करती हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और एक बड़ी चीज बन जाती है, ठीक है, दो चीजें छोटी मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी चीज बन जाएगी, तो उसे अब क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन सिंथेसिस का। देखिए नेक्स्ट आपके पास है बेटा हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब क्या बेटा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो देखिए बेटा हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैंने उसको वाटर की मौजूदगी में तोड़ना है। जब मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा इसमें तो वाटर स्प्लिट होगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो OH एक मॉलिक्यूल के पास आ जाएगा और H दूसरे के पास और कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए अगर आपने पॉलीमर बनाना हो तो आप डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन सिंथेसिस को यूज करते हैं, और अगर आपने पॉलीमर को तोड़ना हो, मोनोमर बनाने उनके, तो फिर आप क्या यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने उसके टोटल परसेंटेज जो सेल की है, ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है, जो कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने % उस सेल को बना रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा हमारे पास कंपैरिजन है बैक्टीरियल सेल एंड मैमालियन सेल के दरमियान। तो बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक और मैमालियन सेल बेटा हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है। अगर हम बात करते हैं बेटा वाटर की, तो वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बैक्टीरिया और मैमालियन सेल मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर बेटा इसकी परसेंटेज सेम है। 70% बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और 70% ही मैमालियन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 15% प्रोटीन प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में और 18% ये सेल को बनाती है किसके अंदर बेटा, मैमालियन सेल, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए 3% कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं और 4% कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, मैमालियन सेल में। लिपिड्स की बात करें तो 2% बैक्टीरियल सेल में है और 3% बेटा हमारे पास कहाँ है, मैमालियन सेल के अंदर। अब इसी तरह डीएनए और आरएनए, देखिए डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो डीएनए की जो परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में है दैट इज 1%, ठीक है, 1% बेटा ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और 0.25% बेटा ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मैमालियन सेल के अंदर। देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की परसेंटेज ज्यादा है, यूकैरियोटिक सेल में कम है 0.25%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए 6% प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है और 1.1% मौजूद है बेटा किसमें, यूकैरियोटिक सेल मैमालियन के अंदर। अगर अदर ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स मतलब इंजाइम्स, हार्मोन्स या दूसरे जितने मेटाबोलाइट्स हैं उनकी बात करते हैं बेटा, तो 2%, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर है और 2% ही मैमालियन सेल के अंदर, दोनों की परसेंटेज सेम है। अगर हम बात करते हैं अदर इनऑर्गेनिक आयंस की, जैसे कि पोटाशियम है, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, तो ये जो अदर इनऑर्गेनिक आयंस हैं 1% बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और 1% ही किस में होते हैं बेटा, मैमालियन सेल में। देखिए जो आपके बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर ये जो टेबल गिवन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, इनकी परसेंटेज पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए यहाँ से कुछ एमसीक्यूज अराइज होती हैं, ठीक है, वो आपने देखनी है बेटा। देखिए पहला एमसीक्यूज मैंने लिखा है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है। देखिए अगर वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, तो फिर आपने कहना है बेटा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड तो वाटर है दोनों के अंदर। अगर वो पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो फिर बेटा आपने बताना है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या बेटा, प्रोटीन है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब इसी तरह मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, वो स्पेसिफाई कर देते ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो आपने बेटा याद रखने कि मोस्ट अबंडेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा बेटा, वाटर है। वाटर इनऑर्गेनिक है, प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो बैक्टीरियल सेल में भी पूछ सकता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पूछ सकता है।
तो न्यूक्लिक एसिड की जब परसेंटेज पूछे तो आपने डीएनए और आरएनए को ऐड करके बताना है। जैसा कि अगर वो पूछता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बेटा हमारे पास कितने न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज बनेगी, तो आपने 1 + 6 7% कहना है। अब इसी तरह अगर वो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज पूछते हैं तो आपने 0.25 + 1.1 को ऐड करके बताना है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है रेशियो ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल। वो पूछना चाह रहा है कि बैक्टीरिया टू यूकैरियोटिक डीएनए की रेशियो क्या होगी। तो देखिए डीएनए बैक्टीरियल के अंदर कितने 1, ठीक है, और बेटा हमारे पास मेमालियन सेल में 0.25। तो आपने कैसे बताना है, आपने बेटा इसकी रेशियो बतानी, तो आप लिखेंगे 1 / 0.25। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगर वो पूछते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर वो ऑर्गेनिक की टोटल परसेंटेज किसी एक सेल में पूछते हैं, बैक्टीरियल में या मेमालियन में, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपने उनको ऐड करके बताना है। और इसी तरह इनऑर्गेनिक की पूछे तो वाटर इनऑर्गेनिक है, बाकी इनऑर्गेनिक आयंस हैं, तो 70 + 1 कितना हो जाएगा, 71। आई होप कि आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने इसे अच्छी तरह बेटा याद करना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से अराइज होते हैं। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोगों ने बात करनी है बेटा। देखिए अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं बेटा तो दो तरह मेटाबॉलिज्म पहले होता क्या ये आप समझ लें। देखिए मेटाबॉलिज्म जो है ये बेसिकली ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन अ लिविंग सेल। एक सेल के अंदर जितने बेटा हमारे पास रिएक्शन चल रहे होते हैं बेटा, उन तमाम को आप क्या नाम देते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब देखिए जो कैटाबॉलिज्म ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें चीजें टूटती हैं। और अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं बेटा तो एनाबॉलिज्म जो है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें चीजें बनाई जाती हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा तो लार्जर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा इज ब्रोकन डाउन टू द सिंपल सब्सटेंसेस इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। एनाबॉलिज्म की बात करें तो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं और क्या बनता है, लार्जर सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, और जब एनाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसलिए बेटा हम कैटाबॉलिज्म को एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं और एनाबॉलिज्म को क्या नाम देते हैं बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं। एग्जांपल देखें, रेस्पिरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके अंदर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और आपके लिए बेटा यहाँ एनर्जी रिलीज होती है जो सेल डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करता है। तो देखिए रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। तो अब इसी तरह एनाबॉलिज्म की एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है जी, फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर देखें छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक लार्ज सब्सटेंस बना रहे हैं। देखें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज और एज अ बाई प्रोडक्ट आपके पास ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो आपने याद रखना है कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। एक एमसीक्यूज भी बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ केमिकल लिंक। देखिए ये आपने एमसीक्यूज नोट करने हैं कि व्हाट इज केमिकल लिंक। अब जो केमिकल लिंक किसके दरमियान बेटा, केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। व्हाट इज केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये कई बार एमटीकैट एग्जाम के अंदर बेटा ये आ चुका है। तो आपने बेटा याद रखना है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान जो केमिकल लिंक है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो हमारे पास है एटीपी। एटीपी बेटा हमारे पास क्या है जी, केमिकल लिंक है बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है, उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान केमिकल लिंक क्या है, तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा, एटीपी होगा। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर था बेटा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हर लिहाज से आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका छोटा सा क्विज है जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा इस लेक्चर के एंड पे, वो आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के
MCQs इस टॉपिक से बन सकते हैं। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।